नमस्कार। आज हम म्यांमार और सनातन संस्कृति के बीच के उन प्राचीन गहरे जुड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर शायद नज़रअंदाज हो जाते हैं। जी। हमारे पास कई स्रोत हैं, पुरातात्विक रिपोर्ट हैं, मानव शास्त्रीय अध्ययन, ऐतिहासिक लेख भी हैं। मकसद है कि इन दो महान सभ्यताओं के बीच जो समानताएं हैं, जो अनोखी बातें हैं और कैसे विचारों का लेन देन हुआ, उसे सामने लाएं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है। और एक दिलचस्प बात सामने आई है हाल में कि म्यांमार का हलिन स्थल, हाँ, हलिन, सुना है ये करीब 3000 ईसा पूर्व पुराना है और शायद ये दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल हो सकता है। जी, ये इसकी प्राचीनता को और पुख्ता करता है। तो ये दिखाता है म्यांमार कितना प्राचीन है। चलिए तो फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं प्राचीन धर्म और आध्यात्मिकता से। देखिए, बौद्ध धर्म तो बाद में आया, उससे पहले म्यांमार में प्रकृति पूजा थी। हाँ, मुख्य रूप से। और खासकर ये नट पूजा, ये काफी अहम थी। जी, नट पूजा। ये नट एक तरह से प्रकृति की आत्माएं हैं या फिर पूज्य पूर्वज। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे सनातन धर्म में प्रकृति पूजा है, नदी, सूर्य, अग्नि देवता। हाँ, बिल्कुल। और पितृ पूजा से भी इसका जुड़ाव दिखता है। लेकिन यहाँ एक और कमाल की बात है, म्यांमार के जो 37 प्रमुख नट है ना जी, उनकी आधिकारिक सूची में हिंदू देवता भी शामिल हैं। सच में? जैसे इंद्र देवता को वहाँ थग्यामिन के नाम से पूजा जाता है। अच्छा, थग्यामिन। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे संस्कृतियां सिर्फ आसपास नहीं थीं, बल्कि घुल मिल रही थीं, आस्थाएं भी साझा हो रही थीं। मतलब एक गहरा समन्वय था। बिल्कुल। और नाग पूजा को देखिए, वो भी दोनों परंपराओं में महत्वपूर्ण है। जल, उर्वरता, संरक्षण, इन सब से जुड़ी हुई। हाँ, नाग पूजा तो भारत में भी बहुत है। तो ये सिर्फ ऊपरी समानता नहीं है, ये गहरा कनेक्शन है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि दो परंपराएं साथ साथ चल रही थीं, बल्कि वो एक दूसरे को प्रभावित कर रही थी, मिल रही थी। हाँ, बिल्कुल। एक जीवंत सांस्कृतिक संवाद था, समझ लीजिए। अब अगर हम ज्ञान प्रणालियों को देखें, हाँ, तो ये जुड़ाव और भी साफ नजर आता है। जैसे कि बर्मी कैलेंडर, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो काफी हद तक पुराने हिंदू पंचांग जैसा है। एकदम सही। खासकर सूर्य सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य सिद्धांत, वो प्राचीन भारतीय खगोलीय ग्रंथ। जी हाँ, वही। और बात सिर्फ कैलेंडर की नहीं है, लिपि को देखिए। लिपि, बर्मी लिपि। हाँ, बर्मी लिपि का विकास प्यू और मौन लिपियों से हुआ, और इन दोनों का स्रोत क्या है? ब्राह्मी लिपि, वही लिपि जिससे भारत की कई लिपियां निकली हैं। अरे वाह, तो मतलब लिखने का तरीका भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो सोचिए, ये ज्ञान सिर्फ बड़े विचारों तक सीमित नहीं था, रोजमर्रा की चीजों में था। समय कैसे गिनना है, लिखना कैसे है, ज्योतिष, चिकित्सा, आयुर्वेद का असर भी दिखता है वहाँ के पारंपरिक चिकित्सा में। ये सब उसी गहरे आदान प्रदान के सबूत हैं। और ये जो साझा विरासत है, ये कला और वास्तुकला में कैसे दिखती है? बगान के मंदिर तो बहुत मशहूर है। हाँ, बगान, हजारों मंदिर, वो सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वो विचारों की अभिव्यक्ति हैं। अच्छा। जैसे बगान का आनंद मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। उसका विन्यास देखिए, 4 बुद्ध हैं, चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए। हाँ, देखा है चित्रों में। ये ब्रह्मांडीय मंडल के सिद्धांत को दिखाता है। ये सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को देखने का एक साझा नजरिया है कि मंदिर ब्रह्मांड का छोटा रूप है। वाह, मतलब वास्तुकला में भी दर्शन छुपा है। जी, बिल्कुल। ये सोच भारत और बर्मी दोनों संस्कृतियों में गहराई तक मौजूद थी। और प्रतीकों में भी समानता होगी फिर तो। निश्चित रूप से। स्वास्तिक को लीजिए, जीवन वृक्ष जो बौद्ध परंपरा में बोधि वृक्ष बन जाता है, नाग। हाँ, ये तो भारत में भी बहुत आम है। हाँ, तो ये सब दोनों संस्कृतियों की कला और वास्तुकला में प्रमुखता से मिलते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं थे, ये साझा मूल्यों, मान्यताओं के प्रतीक थे। और प्राचीन पीयूष सिक्के मिले हैं जिन पर शंख और स्वास्तिक जैसे हिंदू शुभ प्रतीक बने हैं। अच्छा, तो ये तो व्यापार के साथ साथ विचारों के आने जाने का पक्का सबूत हुआ। बिल्कुल, ये शुरुआती सांस्कृतिक मेलजोल का ठोस प्रमाण है। जाहिर है, समय बदला तो और भी प्रभाव आए होंगे, जैसे ईसाई धर्म। हाँ, वो मुख्य रूप से 19वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ आया। और इस्लाम, वो तो शायद पहले आ गया था। जी, इस्लाम व्यापारियों के जरिए और कुछ सैन्य अभियानों से भी करीब 9वीं शताब्दी से ही पहुंचने लगा था। तो इन धर्मों का क्या असर रहा? देखिए, इन धर्मों ने अपनी जगह बनाई, खासकर कुछ जातीय अल्पसंख्यक समूहों में।
उन्होंने इन्हें अपनाया। लेकिन जो बहुसंख्यक बर्मी आबादी है उनमें बौद्ध धर्म और नट पूजा का प्रभाव ज्यादा मजबूत बना रहा। आज की स्थिति भी यही दिखाती है शायद। आज की जो धार्मिक जनसांख्यिकी है लगभग 88% बौद्ध, 6% ईसाई, 4% मुस्लिम, वो इसी बात को दर्शाती है। हालांकि ये भी सच है कि हाल के इतिहास में कुछ धार्मिक तनाव भी देखने को मिले हैं, जैसे 2012 में रखाइन में, वहां पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया था। ये दुखद है। ये दिखाता है कि ये मिलीजुली विरासत कभी-कभी चुनौतियों का सामना भी करती है। सही बात है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो म्यांमार और सनातन संस्कृति के बीच प्रकृति और पूर्वजों की पूजा, देवताओं को लेकर एक बहुलतावादी नजरिया, कैलेंडर, ज्योतिष प्रणालियां, लिपियों की जड़ें, कला के प्रतीक, इन सब में बहुत गहरी और साफ समानताएं हैं। बिल्कुल। ये सब मिलकर एक व्यापक साझा इंडो एशियाई विश्व दृष्टि की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि म्यांमार ने सिर्फ प्रभाव लिए ही नहीं, अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे आपने वो अनोखा नट पंथ बताया, या बगान की वो स्तूप केंद्रित वास्तुकला, ये दिखाता है कि बाहरी विचारों को लिया और फिर उन्हें अपने स्थानीय रंग में ढाला। बिल्कुल, ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये एक जीवंत संवाद था, संस्कृतियों का मिलना और फिर स्थानीय नवीनता का एक अद्भुत उदाहरण। तो आज की ये चर्चा वाकई दिखाती है कि प्राचीन दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी। ज्ञान, संस्कृति, ये सब कैसे सीमाओं के पार बहते थे। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो शायद आगे सोचने के लिए है। म्यांमार की वो लोक परंपराएं जो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, जैसे नट नृत्य हैं, पारंपरिक उपचार के मंत्र हैं, मौखिक इतिहास हैं, इनमें कितना प्राचीन ज्ञान और कितनी साझा विरासत छिपी हो सकती है, जिसे शायद सहेजने और समझने की आज बहुत जरूरत है। सही कहा। क्या पता है इसमें हमारे साझा अतीत के कितने और राज खुल जाएं। धन्यवाद।